तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं रेडिएशन के इंटरेक्शन को। तो सबसे पहला जो ए है उसे हम इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल में लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल किस तरह इंटरेक्ट करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन इसका एंटी है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके बिल्कुल इक्वल है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन है, उसका साइज भी बड़ा है मास के हिसाब से और उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के सेम है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का हम उसे एक्सेलरेट करते हैं एक्सेलरेटर में और उसे किसी चीज पर छोड़ते हैं, फिर उस इम्पैक्ट को देखते हैं कि क्या होता है। अल्फा पार्टिकल हैं, हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज है उस पर। और इसी तरह हेवी आयंस को हम एक्सेलरेट करते हैं मुख्तलिफ एक्सेलरेटर में और फिर उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि उसको क्या बनता है कि जब हम किसी गैसियस स्टेट में किसी न्यूक्लियाई पर उसे डालते हैं या मेटल पर उसे डालते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट बनेगा। हेवी आयन उसको हम कहते हैं जिसका एटॉमिक मास जो है वो 4 से ज्यादा होना, मतलब उसमें 4 न्यूक्लियन हो या इससे ज्यादा। तो ये मेटल के थ्रू ट्रेवलिंग करते हैं और अपने एनर्जी को लूज करते हैं। अब बात ये कि मेटल में जब ये जाएंगे ना तो ये तो इस तरह नहीं है कि मेटल के अंदर सुराख है और उसमें ये हरकत करेंगे। मेटल के अंदर अगर वो क्रिस्टलाइन है तो उसमें एटम बाकायदा तरतीब में पड़े होंगे, अगर ये क्रिस्टलाइन नहीं है तो इसमें रैंडम पड़े होंगे, और अगर सेमी क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है तो इस हिसाब से उसकी जो इंटरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी कि किससे इंटरेक्ट कर रही है, उस हिसाब से उसमें इंटरनेवेशन आएगा। मुख्तलिफ किस्म के जो फिजिकल फिनोमेनाज हैं वो अकर होंगी और वो उस हिसाब से एनर्जी लूज करेंगी। ये चार्ज पार्टिकल का फिनोमेना होता है, ठीक है। नो तो पहले ये है कि कूलम इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स में होते हैं उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, और इसी तरह अगर वो न्यूक्लियस के साथ करेंगे तो वहां पर कूलम्बिक अट्रैक्शन होगी, यहाँ पर कूलम्बिक रिपल्शन होगी। दूसरी बाई इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिस तरह हम एक्स रे ट्यूब में करते हैं ना कि हम वहां पर एक्स जो इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हो, हाई वोल्टेज हम एक्स रे ट्यूब में प्रोवाइड करते हैं और उसे हम ब्रेनस्ट्रॉलिंग जर्मनी में कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज है, इसमें हम कहते हैं। और रॉन्टगेन ट्यूब में हम किसी बड़े वाले एटम को लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो, 82 या इसके करीब या इसी तरह के हों, तो उस पर हम इलेक्ट्रॉन के बीम को डालते हैं, उसकी हाई पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन को हम बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं। तो जब वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल आती है, वो एक्स रेज की शेप में होती है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में हम जिस तरह पढ़ रहे हैं ना कि ये हमारे पास रेड है, इसके इस तरफ इंफ्रा रेड होगा और ये आखिरी वायलेट है तो ये अल्ट्रा वायलेट होगा, इसके बाद हमारा एक्स रे सेक्शन है और एक्स के बाद हमारा जो गामा रे का सेक्शन है तो वो होंगे ना, ठीक है। तो एक्सरे में भी 2 होते हैं, एक सॉफ्ट होता है जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो और जो हार्ड होते हैं उसकी एनर्जी गामा रे के नजदीक होती है। तो ये आमतौर पर मेडिकल में यूज होती है तो ये सॉफ्ट एक्सरे होती हैं, और हार्ड एक्सरे जो हम मुख्तलिफ डिटेक्शंस के लिए पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की रिफाइनरीज में कहीं क्रैक वगैरह हो तो वहां पर उसे इस्तेमाल करते हैं, या और भी जब हम एटॉमिक रिएक्टर के लिए वो कंक्रीट की दीवार बनाते हैं तो उसमें जब हम कंक्रीट करते हैं तो हम एक्सरे से उसे चेक करते हैं, दूसरी तरफ हम उसे एक डिटेक्टर से चेक करते हैं कि एक्सरे अगर निकल रहे हैं तो वहां पर कोई कैविटी वगैरह रह गई है। तो ये हार्ड और सॉफ्ट एक्सरे वाला मामला इस 2 नंबर के हिस्से में होता है। इसके बाद न्यूक्लियर इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो बाद में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है इंटरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, यानी गामा और एक्स-रे प्रोटॉन का जो, तो वो बहुत लॉन्ग लिस्ट है अगर हम उसे पढ़ना चाहें, लेकिन जो बहुत मशहूर है ना तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि अल्ट्रावायलेट मतलब जो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो अल्ट्रावायलेट वाला सेक्शन है जिसकी एनर्जी एक्सरे से कम हो तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना अकर होगा। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना में
प्रोटॉन आते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। फिर वो आइंस्टाइन ने क्लासिकल थ्योरी उसमें फेल की और फिर आइंस्टाइन ने उसे एक्सप्लेन किया और प्रोटॉन का नाम दिया, क्वांटा वगैरह का तस्वर उसमें, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आई गई और उसमें फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना एक्सप्लेन हो गए। दूसरी जो कॉम्पटन स्कैटरिंग थी उसमें हम एक्स-रे वाला प्रोटॉन इस्तेमाल करते हैं, उसकी थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट बन जाती है। उसके बाद अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब गामा रेस के बराबर है, तो फिर पेयर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी आ जाती है, वो प्रोबेबिलिटी सामने आ जाती है। तो मतलब ये सारे वाकयात एक साथ भी हो सकते हैं। अगर एक शावर ऑफ प्रोटॉन आ रहे हैं उसमें एनर्जी कैटेगोरिकली मुख्तलिफ है, मतलब किसी की अल्ट्रावायलेट है, किसी की एक्सरे है, किसी की गामा रे है, तो उस हिसाब से इसकी एनर्जी है, तो इसमें पेयर प्रोडक्शन होगा, इधर कॉम्पटन इफेक्ट होगा और इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तीसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन था, इधर जो था वो चार्ज पार्टिकल था और इधर न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन जो है उसमें उस पर चार्ज नहीं है, ऑल दो कि वो मैग्नेटिक मूवमेंट देता है क्योंकि उसके अंदर जो क्वार्क्स होते हैं ना, कंपोजिट पार्टिकल है न्यूट्रॉन, तो उसमें चार्ज मौजूद होता है। लेकिन ओवरऑल हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, तो वो इंटरेक्शन जब करता है तो इसका इंटरेक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के हिसाब से इंटरेक्शन करता है और ये जब न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन का इस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल है, कूलम्बिक फोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये न्यूक्लियर फोर्सेस इनमें इन्वॉल्व है। इट डज नॉट गो थ्रू अ कूलम्ब बैरियर, तो इसमें तो कूलम्ब बैरियर इसके लिए नहीं है ना, वहां पर कोई रुकावट नहीं है। एज ए रिजल्ट द प्रोबेबिलिटी क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा लफ्ज है, क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा लफ्ज है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि आया कोई न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो रहा है तो उसके लिए हालात सूटेबल हैं, तो उसमें न्यूक्लियस का बड़ा होना, उस पार्टिकल की एनर्जी का बड़ा होना या न्यूक्लियस को के लिए रेजोनेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत दरकार होती है, वो होना, ये सब क्रॉस सेक्शन के ज़ुमरे में आते हैं। वो आगे जब हम क्रॉस सेक्शन को पढ़ेंगे ना, ये बीएस लेवल पर होता है, तो उसमें हम इन सब चीजों की वजाहत करेंगे कि वहां पर जो प्रोब आ रहा है, जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, उसके लिए ये क्रॉस सेक्शन ठीक है या नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी क्या है, क्योंकि कायनात में जो भी अमल होता है ना, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसका एक क्रिटिकल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी होती है, जो उसकी स्टार्टिंग की होती है। जिस तरह गाड़ी को चाबी की जरूरत होती है ना, किसी भी काम को चाबी की जरूरत होती है, तो उसी तरह क्रॉस सेक्शन बहुत अहम है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। और न्यूक्लियर इंटरेक्शन इज हायर फॉर न्यूट्रॉन देन फॉर चार्ज पार्टिकल, तो इसके लिए न्यूक्लियर इंटरेक्शंस में ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो रिएक्शन शुरू करे, न्यूक्लियर रिएक्शन। द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विद न्यूक्लियाई आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वैसे तो कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम दो में से आसानी के लिए तकसीम करते हैं। ये इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन को अब हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। इसमें एक है इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग ये है कि जो पहले वाला रिएक्शन था उसकी एनर्जी मोमेंटम सब कुछ जो था वो कोलाइड विद न्यूक्लियाई एनर्जी मोमेंटम को ट्रांसफर कर लेता है और रिमेन्स इन ग्राउंड स्टेट, लेकिन न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में रह जाती है और वो वहां पर रह जाता है। दूसरा जो है वो है इलास्टिक इंटरेक्शन। तो वो दूसरा इनइलास्टिक इंटरेक्शन जो है वो ये है कि पहले में इंटरेक्शन इनइलास्टिकली न्यूक्लियन एक्साइटेड एंड न्यूक्लियस एक्साइटेड एंड न्यूट्रॉन कैप्चर्ड एंड न्यूक्लियस गो बैक टू ग्राउंड स्टेट, मतलब वो वहां पर कैप्चर हो जाता है, ये एक आर्टिफिशियल आइसोटोप बन जाता है। बाज औकात इस तरह होता है, लेकिन बाज औकात ये हो जाता है कि इनइलास्टिक इंटरेक्शन होती है और उसमें इनइलास्टिक कोलिजन में वो एक्साइट द न्यूक्लियस, एक्साइट करता है न्यूक्लियस को और फिर वहां पर फिजन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, फिजन रिएक्शन में भी दो काम कर होते हैं, एक होता है कंट्रोल्ड फिजन जिसे हम एटॉमिक रिएक्टर का नाम देते हैं, और एक होता है अनकंट्रोल्ड एटॉमिक रिएक्शन, तो उसे हम एटॉमिक बम कहते हैं। तो ये सारा का सारा किस्सा है जिसमें एक बार फिर दोहराता हूं कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर जो है उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, दूसरा होता है इंटरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स और तीसरा है इंटरेक्शन ऑफ
न्यूट्रॉन। इनकी नेचर अलग अलग है ना, मतलब ये पार्टिकल्स हैं और ये चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, हेवी आयन हैं, उसको हम एक्सेलरेट करते हैं और किसी चीज पर मारते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी लॉस होती है और इंटरेक्शंस होते हैं। दूसरा इसमें फिर हम कैटेगरी डालते हैं, कूलम्बिक इंटरेक्शन, ये इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, न्यूक्लियर इंटरेक्शंस, ये हो जाते हैं सारे के सारे। और जो इंटरेक्शन ऑफ प्रोटॉन है उसमें लॉन्ग लेस्ट है, लेकिन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सरेस के लिए, अल्ट्रावायलेट के लिए और कॉम्पटेंट स्कैटरिंग एक्सरेस के लिए और पेयर प्रोडक्शन हम गामा रेज के लिए करते हैं। और इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसमें ये चार्ज वाली कैफियत नहीं है, तो न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शन करेगा, उसमें ये कूलम्ब बैरियर इसके लिए नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरेक्शन ज्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन इसके लिए ज्यादा होगा। और ये हमारे इंटरेक्शन के दौरान इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक ये जम हो जाता है और दूसरे में ये जम होकर रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद न्यूक्लियस को एक्साइट करके रिएक्शन करता है, वो एक कंट्रोल होता है, दूसरा अनकंट्रोल। एक को हम एटॉमिक रिएक्टर कहते हैं और दूसरे को एटॉमिक बम कहते हैं।